प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा और कुछ ही देर में जापान की राजधानी टोक्यो में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। टोक्यो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत की भी तैयारियां की जा रही हैं। आज भारत जापान व्यापार फोरम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। जापान भारत व्यापार फोरम को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री और शाम 4 बजे भारत जापान शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पीएम। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, भारत जापान व्यापार फोरम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। शाम 4 बजे भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। आपको बता दें कि 4 दिवसीय उनकी जापान और चाइना का ये दौरा है और पहले 2 दिन जापान में रुकेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद 2 दिन चाइना के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो देखिए, कई मायनों में अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी जो मुलाकात है वो पहली शिखर बैठक होगी और इस दौरान वो 15वें भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में भारत जापान बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि जापान के पीएम इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे, उनके समर रिट्रीट पर भी जाएंगे और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। पीएम का जापान दौरा क्वाड देशों में सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके बाद पीएम एससीओ की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए चाइना के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जापान के साथ मजबूत संबंधों पर बात होनी है। जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में टोक्यो पहुंच जाएंगे और भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं उनके स्वागत के लिए। शानदार स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। टोक्यो पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री और जो फोक डांस है उसके जरिए उनका स्वागत किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में पहुंचेंगे टोक्यो। टोक्यो पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और फोक डांस के जरिए उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा। ये तैयारियां की गई। भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और जापान के साथ मजबूत संबंधों पर बातचीत होगी। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, रक्षा या फिर तकनीक, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। ऐसे में जापान के साथ और भी ज्यादा मजबूत होंगे संबंध भारत के। जापान के साथ जो भी व्यापार, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में समझौते हुए हैं उनको लेकर यहां बातचीत भी होगी और साथ ही भारत जापान व्यापार फोरम में भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत जापान शिखर सम्मेलन में शाम 4 बजे हिस्सा लेंगे। तो बस कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने वाले हैं और देखिए कैसे यहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए राष्ट्रभक्ति के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जापान की एक महिला ने हिंदी में उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आज मेरे स्टूडेंट के साथ मोदी जी के सामने हिंदी में वेलकम कहूँगी। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर उसके बाद हम साथ में राजस्थानी भाषा में युद्धमिरो पधारो मारे देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ा हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आवारा सांडों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला वृंदावन से सामने आया है, जहां पर दुकान के बाहर बैठे एक सिपाही की जान पर बनाई। दरअसल 2 सांड आपस में लड़ते हुए एक गली में आ गए और इसी गली में एक दुकान पर सिपाही बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सांडों को आते देखा वो मौके से भाग निकला। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाला घर के अंदर भाग गया, लेकिन एक सांड दूसरे सांड के हमले से बचने के लिए जैसे ही गली में मुड़ा वो गिर पड़ा। गनीमत रही कि दुकानदार इस घटना में साफ साफ बच गया।
सोचिए अगर सिपाही वहीं मौजूद रहता तो उसकी जान जानी तय थी। बहरहाल बाद में पुलिसकर्मी ने डंडे की मदद से सांड को भगाया। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में आवारा कुत्तों ने कई बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बाइक पर पीछे बैठे एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। सामने आए वीडियो में गली में 2 आवारा कुत्ते बैठे हुए थे। तभी एक बाइक आई जिस पर पीछे से एक बच्चा बैठा हुआ था। जैसे ही बाइक पास में पहुंची, एक कुत्ते ने बच्चे के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया, जिससे वो बच्चा दर्द से कराहने लगा। दूसरे वीडियो में कुत्तों का झुंड एक बच्चे पर हमला करता दिखा। 2 लड़कियां शहर की पत्थर गली से जा रही थी। तभी एक कुत्ता आया और छोटी बच्ची के सीधे मुंह पर अटैक कर दिया, जिससे वो वहीं गिर गई। अगले ही पल वहां कई कुत्ते पहुंचे और उसे नोचने लगे। ये देखकर साथ वाली बच्ची भागकर पीछे छिप गई। बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर घरों से लोग बाहर आए और फिर कुत्तों को वहां से खदेड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। जापान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जापान की डेलीगेशन के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। कई मायनों में जापान का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि जापान और चाइना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जापान पहुंचे हैं और दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना इस दौरे का लक्ष्य है। उन्होंने जापान निकलने से पहले यह कहा था कि उनकी यह यात्रा का जो मुख्य ध्यान है वो विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर होगा, उनका ये फोकस। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। भारतीय समुदाय के जो लोग टोक्यो में रहते हैं, जापान में रहते हैं, उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और सभी ने तैयारियां जबरदस्त की हुई हैं। फोक डांसेस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इस दौरे का उद्देश्य भारत जापान संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना, वैश्विक शांति पर चर्चा करना भी है। तो जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात के साथ ही कई उद्योगपतियों, राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की। व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान और तकनीक और संस्कृति ये मुद्दे होने वाले हैं जिन पर खासतौर से फोकस रहेगा, इन पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री 2 दिन जापान में रहेंगे और उसके बाद चाइना के लिए रवाना भी होंगे, जहां पर 25वीं एससीओ की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे। शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चाइना के दौरे पर जापान से रवाना होंगे। फिलहाल जापान की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और पीएम के शानदार स्वागत के लिए किस प्रकार की तैयारियां की गई थी वो आपके सामने। फोक डांसेस के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और इस भव्य स्वागत में, ग्रैंड वेलकम में भारत की हर तरफ एक झलक नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान रवाना होने के पहले कहा कि वो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए काफी उत्साहित है और उन्हें विश्वास है कि जापान और चाइना की ये जो यात्रा है वो हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को और मजबूत करेंगी, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में सार्थक सहयोग भी स्थापित करेंगी। तो प्रधानमंत्री 2 दिवसीय जापान यात्रा पर रवाना हुए, टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत यहां पर किया गया। रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर मेन फोकस रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद खास है ये जापान यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा और इस दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। आज आपको बता दें कि भारत जापान व्यापार फोरम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साथ ही साथ जापान में भारत जापान व्यापार फोरम को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री और शाम 4 बजे
भारत जापान शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे का वक्त होगा जब भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, तकनीक, संस्कृति, रक्षा के साथ साथ तमाम जो व्यापार के समझौते हैं उस पर भी बातचीत होगी और दोनों ही देशों के बीच संबंधों को और भी ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत करने को लेकर द्विपक्षीय जो मुलाकात है उनका सिलसिला यहां पर जारी रहेगा। यहां पर मौजूद जो बिजनेसमैन हैं उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, यानी कि व्यापार और जो डिप्लोमेसी है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेताओं के साथ, व्यापारियों के साथ मुलाकात करेंगे। ये दो तस्वीरें आपके सामने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका यहां पर मौजूद डेलीगेशन के द्वारा स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई, यहां पर फोक डांसेस की तैयारियां की गई हैं। परफॉर्मेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी है और ऐसे में भारतीय समुदाय के लोगों के द्वारा तैयारियां की गई हैं और एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाने के लिए सभी बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। भारत और जापान के बीच और भी ज्यादा मजबूत हो सके संबंध, इसकी पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा जापान और भारत के संबंधों के लिए। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। भयंकर बारिश की वजह से किस प्रकार से जनजीवन त्रस्त है, ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और बारिश का तांडव उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में देखने को मिला जब भयंकर बारिश से एक मकान कमजोर हो गया और भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने का वीडियो एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। पलक झपकी और मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सिर्फ 30 सेकंड और घर हो गया खंड खंड। लगातार बारिश से बेहाल हमीरपुर का ये गुसियारी गांव है, जहां गांव की गली में कुछ लोग बैठे दिखे, तभी इस कच्चे मकान का आगे का एक टुकड़ा गिरा और फिर अगले ही पल पूरा मकान ही ढह गया। जैसे ही घर ढहा, सामने बैठे लोग बहुत चक्के रह गए। हर तरफ धूल ही धूल फैल गई, पूरा मलबा गांव की गली में फैल गया। राहत की बात ये रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और जम्मू की पहचान तवी नदी इस वक्त रौद्र अवतार में है और सैलाब बनकर जम्मू की सड़कों पर टूट पड़ी है। जहां जहां से तवी का पानी गुजरा वहां तबाही का खौफनाक मंजर नजर आया। मौसम खुला तो जम्मू में ऐसा मंजर दिखा। तस्वीरें जम्मू के पीरखो इलाके की है। पार्किंग एरिया में इस कार को देखिए, पानी की तेज धारा में एक कार दूसरी कार पर ही चढ़ गई। ये स्थिति सिर्फ इस पार्किंग एरिया की नहीं, पूरा इलाका 5 दिनों से जलमग्न था। मौसम खुलने के बाद जगह जगह से खौफनाक तबाही की गवाही देती तस्वीरें सबके सामने आई। कोई कार कहीं पड़ी है तो कोई कहीं। 35 से ज्यादा वाहन यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये वाहन अब चलने की स्थिति में नहीं है। जो मलबा देख रहे हैं, इस मलबे के नीचे भी कुछ गाड़ियां दबी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जब तवी नदी का पानी रिहायशी बस्तियों में आना शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी कारें निकालने की कोशिश भी की, लेकिन कारें निकली तो नहीं, अलग अलग जगह मलबे में जरूर समा गई। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं गाजियाबाद की, जहां पर एक खुला हुआ नाला एक युवक के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। वो स्कूटी समेत उसके अंदर जा गिरा। वो तो गनीमत रही कि आसपास लोग मौजूद थे जिनकी मदद से वो नाले से बाहर निकल पाया। जरा सी लापरवाही और स्कूटी नाले के अंदर। स्कूटी सवार ने स्कूटी मोड़ते समय पीछे देखा ही नहीं कि नाला खुला हुआ है। वो तो गनीमत रही कि नाला ज्यादा गहरा नहीं था और युवक तुरंत उठकर खड़ा हो गया, वरना जान पर बनाती। ये पूरी घटना वहां खड़े 2 बच्चों ने देखी तो लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद एक गार्ड ने सीढ़ी लगाकर युवक को बाहर निकाला। घटना गाजियाबाद के वार्ड नंबर 99 के गौर ग्रीन सिटी मार्केट की है, जहां सफाई के बाद नाले को ढका नहीं गया और नतीजा जनता भुगत रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान के दौरे पर है, टोक्यो पहुंच चुके हैं और जापान के बाद पीएम मोदी चीन भी जाएंगे। इससे पहले चीन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आप आपको बता रही हैं, चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से
जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत चीन सीमा विवाद पर सहमति बन गई है। चीन ने यह भी कहा है कि हमें साथ मिलकर सीमा पर शांति स्थापित करनी चाहिए। सीमा विवाद पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई 24वें दौर की वार्ता में यहां पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। वार्ता में 10 सूत्रीय सहमति बनी है, जिसमें चीन ने भारत के साथ अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी बात कही है। मध्य प्रदेश के बैतूल की बात करें तो यहां से एक साहसी मां का वीडियो सामने आया है। जब 2 बच्चों की जिंदगी मझधार में फंस गई तो एक मां ने उन्हें बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। क्योंकि मां 2 बच्चों की जान बचाने के लिए नदी में कूद गई। अपनी जान की परवाह किए बिना नदी की धार में बहते बच्चों के पास पहुंची और दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। महिला तीज पर्व के मौके पर बेल नदी घाटी गई थी। घाट पर ये 2 बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से दोनों नदी में गिर गए। 5 से 6 साल के बच्चों को पानी में बहते देख दोनों में से एक बच्चे की मां किरण ब्राह्मणे ने बहादुरी दिखाई और मौत के मुंह से अपने बेटे समेत दूसरे बच्चों को भी बाहर निकाल लिया। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां की छिंदवाड़ा में कुछ महिलाओं ने खरीदारी के बहाने ज्वेलर्स की दुकान में ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि दोपहर के वक्त 5 महिलाएं दुकान में बैठी हुई थीं। वहीं दुकानदार सिर नीचे झुकाकर अपना काम कर रहा था। इसी दौरान थोड़ी सी बुजुर्ग दिख रही महिला ने काउंटर पर रखी ज्वेलरी उठा ली। फिर वो अपने साथ आई महिलाओं को दिखाने लगी। काफी देर तक वो ऐसे ही एक दूसरे को ज्वेलरी दिखाती रही और फिर मौका पाकर ज्वेलरी छिपा ली। वहीं अब दुकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। घटना अमरवाड़ा नगर के पुराना बस स्टैंड के पास की है। वहीं पंजाब के मोगा के एक प्राइवेट अस्पताल में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक मरीज अस्पताल के वार्ड बॉय पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारत पर अमेरिकी टैरिफ थोपे जाने के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की धमकियों को पीछे छोड़ते हुए भारत रूस से तेल का आयात और बढ़ाने जा रहा है, वो भी अगले महीने से ही। भारतीय तेल कंपनियां सितंबर महीने से अगस्त की तुलना में 10 से 20% ज्यादा तेल खरीदने की योजना बना रही है। और इसका सीधा मतलब है कि भारत अब रूस से रोजाना 1.5 से 3 लाख बैरल ज्यादा तेल आयात करने वाला है। तो एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ थोपा गया है और उसके बाद ये बड़ी जानकारी और इसके पीछे की जो वजह है टैरिफ लगाने की, वो रशिया से तेल खरीदना ही सामने आ रहा था। लेकिन भारत अगले ही महीने से 10 से 20% ज्यादा तेल रशिया से खरीदेगा। तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोकने की रणनीति के तहत रूस पर चौतरफा दबाव बना रहे हैं, लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदने की नीति को बदले बिना और भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने के पहले 20 दिनों में भारत ने प्रतिदिन 15 लाख बैरल तेल आयात किया और अब भारत सितंबर 2025 में रशिया से कच्चे तेल की खरीद को अगस्त की तुलना में 10 से 20% तक बढ़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत तेल कंपनियां इस समय रशिया से कच्चे तेल पर छूट वाले ऑफर का लाभ उठाने की तैयारी में है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को कई बाजारों से काट दिया था, तब भारत रशिया के तेल का बड़ा खरीदार बन गया। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के जसपुर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हैरानी वाली बात यह है कि वारदात के दौरान आरोपी बेटा गाना गा रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में रिश्ते में चचेरे भाई ने नाबालिग लड़की की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। आरोपी नाबालिग के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था और जब नाबालिग ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। छानबीन में सामने आया कि जब नाबालिग घर पर अकेली थी, आरोपी घर में दाखिल हुआ और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन नाबालिग ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके सिर पर 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर मार दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर गई। इसके बाद आरोपी ने फावड़ा उठाया और कई बार नाबालिग पर वार किए।
हत्या के बाद आरोपी ने नाबालिग को उसी के घर में दफन कर दिया। हालांकि कुछ हिस्सा बाहर रह गया। नाबालिग की मां घर लौटी तो बाहर दिख रहे शव के हिस्से को देखकर सहम गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो आईपीएल टीम में ट्रायल दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे। क्रिकेटर बनने का सपना और उसी सपने को हथियार बनाकर लाखों की ठगी, और ये सारा नेटवर्क चलता था इंस्टाग्राम के जरिए। पुलिस की गिरफ्त में आए समीर खान नाम के इस आरोपी ने फर्जी आईडी बनाकर क्रिकेट ट्रायल के नाम पर युवाओं से खूब पैसे वसूले। कई राज्यों से शिकायतें मिल रही थी। आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कबूल किया कि वो पिछले कई महीनों से अलग अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडीज के जरिए पैसों की हेराफेरी कर रहा था। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 मोबाइल, कई सिम कार्ड समेत 43,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश और बाढ़ की तबाही का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ है और इस बीच किश्तवाड़ के रिहायशी इलाके में आग ने कोहराम मचा दिया। ये आग किश्तवाड़ के एक रिहायशी इलाके में लगी थी और इतनी भयंकर थी कि दूर से ही लाल लपटें दिख रही थी। धू धू कर जलते मकान के बीच अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, जिसे देख लोग दहशत में आ गए। सिलेंडर ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसके साथ मकान के कुछ टुकड़े कई फीट ऊपर तक उड़ते दिखे। लोगों का कहना है कि आग एक मकान से शुरू हुई थी, जिसने देखते ही देखते 6 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग बुझ चुकी है, लेकिन लोगों को लाखों का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस आग की चपेट में आकर 6 से 7 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कथित धर्मांतरण के मामले में कोठीभार थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर थाना अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा और बातचीत के बीच में ही भड़ास निकालते हुए इस्तीफा देने की वो बात कहने लगे। दरअसल थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों पर उनका मोबाइल छीनने का आरोप लगा रहे थे। तस्वीरों में नजर आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने मोबाइल में धर्मांतरण के साक्ष्य इकट्ठा किए थे और अब उन्हें मिटाने की कोशिश हो रही है। आप भी लोग चलते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी देर तक इसी तरह पुलिस पर आरोप लगाते रहे, जिस पर कोठीभार थाने के एसओ धर्मेंद्र सिंह भड़क गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। ऐसी नौकरी की ऐसी करता हूं मैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। दिमाग लेके चला जाऊंगा ऐसे में। कार्यकर्ता का मोबाइल क्यों छीना गया? चला जाऊंगा मैं। ये नहीं बर्दाश्त करना। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अपने सामने बैठे सभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भगा दिया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता थाना परिसर में नारेबाजी करते नजर आए। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग एक बार फिर से तेज होती आ रही है नजर। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। जरांगे को मुंबई के आजाद मैदान में एक दिन की इजाजत भी मिली है, वो भी शर्तों के साथ उन्हें इजाजत दी गई है प्रदर्शन की। इसके पहले जरांगे ने ऐलान किया है कि वो इस बार खाली हाथ नहीं वापस लौटेंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि उनकी सरकार पहले ही मराठा समाज को 10% आरक्षण दे चुकी है, जिसे अदालत ने भी मान्यता दी है। तो आंदोलन से पहले मुंबई के आजाद मैदान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मनोज जरांगे के आंदोलन से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में 1000 से अधिक मुंबई पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ की एक कंपनी, एमएसएफ के जवान, मुंबई पुलिस के जवान भी शामिल हैं। मुंबई में होने वाले प्रदर्शन पर अदालत ने पाबंदी लगाते हुए केवल 5000 लोगों को एक दिन के लिए अनुमति दी है। इसके उलट मनोज जरांगे के समर्थकों ने ऐलान किया है कि आजाद मैदान में 50 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे और मनोज जरांगे अभी ठाणे के वाशी पहुंच चुके हैं, जहां उनके समर्थकों का भारी हुजूम भी देखा जा सकता है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ी बात कही है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 75 साल में राजनीति छोड़ देनी चाहिए, इसके जवाब में मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job.
whether we want it or not. So if I am 80 years old and Sangh will tell me go run a shakha, I will have to go. और साथ ही साथ मोहन भागवत ने यह भी साफ कर दिया कि संघ बीजेपी में सब कुछ तय नहीं करता। उन्होंने ये साफ कहा कि बीजेपी और संघ के बीच मनभेद हो ही नहीं सकता। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में हुए विवाद के बाद आज 13वें दिन ये यात्रा गोपालगंज पहुंचेगी, जिसे किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था। उसी गोपालगंज में दोनों नेता एक साथ सभा को संबोधित करेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। इसके बाद वोटर अधिकार यात्रा मीरगंज होते हुए सीवान में प्रवेश करेगी। तो गोपालगंज पहुंचेगी राहुल गांधी तेजस्वी की ये यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है। लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। विधानसभा के चुनाव बिहार में होने वाले हैं, उसके पहले ये यात्रा बेहद जरूरी और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए राहुल और तेजस्वी और विपक्षी गठबंधन के नेता इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आज 13वां दिन है। गोपालगंज ये यात्रा आज पहुंचेगी। तो देखिए, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी भी चली। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा में मंच से पीएम मोदी को गाली देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने इसे शर्मनाक बताते हुए देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। दरभंगा के सिमरी में मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। आरोप है कि नारेबाजी के बीच वोट चोरी का आरोप लगाते हुए स्थानीय कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के समर्थकों ने पीएम मोदी को गालियां दी। हालांकि जैसे ही कार्यकर्ता ने गाली दी, उसे रोकने की कोशिश की गई। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने पटना में गाली देने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एफआईआर दर्ज करवाई। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। बीजेपी ने गाली पर कांग्रेस को घेरा तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग सदन में गाली देते हैं। उन्होंने गाली देने वालों का बचाव किया। भाषण में गालियां तो कौन सी गालियां पड़ी? तो लोकतंत्र में विरोध को भी गालियां कहते हैं, तो विरोध करना कोई गाली नहीं। और वहीं बिहार के रोहतास में आरजेडी विधायक के बेटे की जन्मदिन पार्टी विवादों में घिर गई है। विधायक ने इस मौके पर गरीबों को मुफ्त साड़ियां और उपहार बांटे। तभी एक महिला भीड़ में बेहोश होकर गिर गई और अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। खुद को गरीबों का मसीहा दिखाने के लिए फतेह बहादुर सिंह ने 15 से 20 हजार लोगों को बर्थडे पार्टी में बुला लिया। इंतजाम इतने नाकाफी थे कि आधे से ज्यादा लोग जमीन पर ही बैठ गए। जनता पर अपना रुआब दिखाने के लिए विधायक जी ने 10 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए ताकि चुनावी मौसम में वोट की फसल काटी जा सके। जैसे ही जन्मदिन का आयोजन खत्म हुआ, विधायक खुद दरवाजे पर जनता का आभार जताने के लिए खड़े हो गए और महिलाओं को एक एक करके साड़ियां बांटने लगे। भीड़ इतना ज्यादा था कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन फतेह बहादुर को तो सिर्फ वोट दिख रहा था। इसी बीच भीड़ में एक महिला गश खाकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यहाँ ये रही कि विधायक ने इससे पहले इस तरह कभी अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाया। इसीलिए लोगों को शक है कि ये सब सिर्फ वोटों के लिए किया गया।